हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले एक और टेस्ट पेपर हमारा आया था। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसमें जाकर आप आसानी से उस टेस्ट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस टेस्ट क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जबकि ये जो क्वेश्चन है ये केजीएमयू और एनवीएस स्टाफ नर्स में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखें और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं इन्हीं क्वेश्चनों में कवर करता रहूंगा, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के लिए रिस्क फैक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के विकल्प हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर बी है, नन ऑफ दीज, या ऑप्शन नंबर सी है कार्डियक फेल्यूर या एक्सट्रीमेसिस। फ्रेंड, क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, एक्सट्रीम एजेस। एक्सट्रीम एजेस इसका राइट आंसर है, या बढ़ती हुई उम्र। ज़्यादा मतलब वृद्ध लोगों को सेप्टिक शॉक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जान लेते हैं कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। फ्रेंड्स, जो सेप्टिक शॉक है इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है दैट कैन अकर व्हेन इन्फेक्शन इन योर बॉडी काजेज एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर। इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लो ब्लड प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होने का खतरा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऑर्गन फेल्यूर कर जाते हैं। किसकी वजह से, सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस की वजह से ऑर्गन फेल्यूर कर जाते हैं। सेप्टिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल कंडीशन, मेडिकल ट्रीटमेंट। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ सेप्सिस। ये सेप्सिस का मोस्ट सीवियर स्टेज है। सेप्सिस के फ्रेंड्स 3 स्टेज होते हैं। एक होता है सेप्सिस, ठीक है, दूसरा होता है सीवियर सेप्सिस, इसके बाद तीसरा जो स्टेज है सेप्सिस का वो होता है सेप्टिक शॉक। ओके फ्रेंड्स, ये तीसरा स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, इस डायग्राम के माध्यम से हम सेप्टिक शॉक को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेप्टिक शॉक के बैक्टीरिया होता है और इसमें क्या होता है, लीकी वेसल्स हो जाती है। मतलब ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स है वो उससे ब्लड लीकेज होने लगता है, लीक होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स एक्सट्रीमली वेरी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो अफेक्टेड एरिया हैं वो होते हैं ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी, ये फेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट टू लास्ट जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी, वो सेप्टिक शॉक की वजह से ही उनका एम्स दिल्ली में देहांत हुआ था। उनकी डेथ हुई थी किसकी वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का आप लोग करेक्ट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम है। शून्य परिकल्पना का दूसरा नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट्स दैट देयर विल बी नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इन आवर एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट में कोई ऑब्जर्व इफेक्ट नहीं है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहा जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका कुछ भी आपने लिखा, उसमें से कुछ भी लिखा कि एक्सपेरिमेंट में ये ऐसे, उसका जबकि कोई एक्सपेरिमेंट में उसका
आपका कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जो आपने लिखा, उसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, मतलब शून्य परिकल्पना। क्यों? अपनी परिकल्पना जो कि आपने जो कल्पना की है उसके माध्यम से आपने कुछ लिख दिया, वो शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसको एच नॉट से डिनोट किया जाता है, एच नॉट से। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाइपोथेसिस में कोई एविडेंस या मौजूद हो जाए तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसको एच अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केयरफुल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ रिसर्च स्टडी। उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा फॉर अप्रेजल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रिसर्च स्टडी, जो रिसर्च स्टडी में स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाती है। ठीक है फ्रेंड, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च क्रिटिक। रिसर्च क्रिटिक। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च क्रिटिक जान लेते हैं क्या होता है। टू एसेस स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की मेथोडोलॉजिकल और एनालिटिकल स्किल का आकलन किया जाता है। आइडेंटिफाई लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ, कि स्टूडेंट की लिमिटेशन और स्ट्रेंथ का को पता लगाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए स्टूडेंट की मेथोडोलॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल का आकलन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग लिमिटेशन और स्ट्रेंथ होती हैं। कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि दूसरी सेम फील्ड में वो वीक होता है। तो यही स्टूडेंट का ये आकलन करके पता लगाया जाता है इस स्टडी के द्वारा। तो इसे बोला जाता है रिसर्च क्रिटिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेन दैट कैन अकर इन द एम्पुलेटेड पर्सन। एम्पुलेटेड पर्सन में जो पेन होता है उसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैंटम लिम्ब पेन, यानी PLP। फैंटम लिम्ब पेन फ्रेंड्स क्या होता है, आइए जान लेते हैं। फैंटम लिम्ब पेन इज द परसेप्शन ऑफ पेन और डिस्कम्फोर्ट इन द लिम्ब दैट इज नो लॉन्गर देयर। ये किसी अंग का पेन और डिस्कम्फर्ट का परसेप्शन मात्र है। ये ऐसा कोई पेन होता नहीं है बॉडी पे, ये ऐसा इंसान परसेप्शन कर लेता है, अपने अंदर ऐसे विचार लाता है कि हमें यहाँ इस अंग में पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये उस अंग पे ये पेन अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, PLP मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट एट द सेक्वेला ऑफ एम्पुलेशन। ये एम्पुलेशन के सेक्वेला में प्रेजेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल माइंड में की एक सोच मात्र है। ठीक है, क्या? फैंटम लिम्ब पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में लीगल इशू का एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इधर इन इंस्ट्रूमेंट काउंट इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट काउंट में इधर आने को क्या कहा जाता है? लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में मान लो 40 इंस्ट्रूमेंट हैं और किसी से काउंट करने के लिए कहा गया तो उसने बोला कि 39 है इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें इधर कितना हो गया? 1 इंस्ट्रूमेंट का इधर हो गया। तो इस इधर को ही लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप चित्र में देख सकते हैं, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो डिसीज है वो
ऑक्यूपेशनल हजार्ड का एक एग्जाम्पल है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस इज अ लॉन्ग टर्म लंग डिसीज। ये क्या है? लंग्स की एक डिसीज है। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड। काज्ड बाय इनहेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टलीन सिलिका डस्ट यूजुअली ओवर मैनी ईयर्स। ये अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिलिका डस्ट को इनहेल कर लेता है या सांस के माध्यम से अपने फेफड़ों तक ले जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ईयर तक, तो उससे उस व्यक्ति में सिलिकोसिस होने का खतरा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। सिलिका इज ए सब्सटेंस नेचुरली फाउंड इन सर्टेन टाइप ऑफ स्टोन, रॉक, सैंड एंड क्ले। ठीक है फ्रेंड्स। सिलिका क्या है? ये स्टोन के छोटे छोटे पॉट्स, रॉक के पॉट, सैंड के पॉट और क्ले। ठीक है फ्रेंड्स। इसे क्या बोला जाता है? सिलिका बोला जाता है। वर्किंग विद दीज मटेरियल्स कैन क्रिएट वेरी फाइन डस्ट दैट कैन बी इजीली इनहेल्ड। ये इस टाइप की डस्ट बन जाती है अगर आप, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति कोल माइंस में काम करते हैं, कोयले की खानों में काम करते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं? कोयले को अपने अंदर इनहेल करते रहते हैं। कोयला क्या है? एक टाइप का सैंड स्टोन है। स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े अपने अंदर इनहेल करते रहते हैं, तो कुछ समय बाद उनके लंग्स में एक डिसीज हो जाती है जिसे सिलिकोसिस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी धूल को, सैंड को, रॉक, स्टोन या सैंड के धूल को आप अपने अंदर इनहेल कर ले रहे हैं और उसके बाद आपकी लंग्स में डिसीज होती है, उसे सिलिकोसिस कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिसीज प्रेजेंट्स। ऑब्जर्वेबल टिप्स ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आइसबर्ग ऑफ टिप्स का मतलब है अगर कोई बीमारी किसी व्यक्ति में मौजूद है तो उसको मतलब कैसे ऑब्जर्वेबल, उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। क्लिनिकली अगर उसे एनालाइज या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो उसे बोला जाता है क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई डिसीज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो उसे क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टेज ऑफ अ ट्यूमर। एक ट्यूमर की स्टेज क्या है? कंडीशन क्या दी हुई है? इफ इट इज ऑफ एनी साइज विद पॉजिटिव और निगेटिव लिम्फ नोड। अगर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव लिम्फ नोड मौजूद हैं, इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन। और किसका इन्वॉल्वमेंट है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन। TNM क्लासिफिकेशन क्या है आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो वो किस स्टेज का ट्यूमर होगा? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेज 4। स्टेज 4 का वो ट्यूमर होगा। अभी हम इस चित्र के माध्यम से सब कुछ समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम TNM क्लासिफिकेशन समझते हैं क्या है ये। ए सिस्टम टू डिस्क्राइब द अमाउंट एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर इन पेशेंट बॉडी। ये एक सिस्टम है किसका? कैंसर का अमाउंट और स्प्रेड करने के सिस्टम का आकलन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। ये एक TNM सिस्टम है। इसके माध्यम से कैंसर का अमाउंट और स्प्रेड, कितने पार्ट्स या अंगों में स्प्रेड है, इसका आकलन किया जाता है यूजिंग TNM का यूज करके। टी डिस्क्राइब द साइज ऑफ ट्यूमर। टी से क्या पता चलता है? साइज ऑफ ट्यूमर एंड एनी स्प्रेड ऑफ कैंसर इनटू नियर बाई टिश्यू। साइज ऑफ ट्यूमर और स्प्रेड ऑफ कैंसर नियर बाई टिश्यू, बगल वाले टिश्यू में क्या कैंसर फैला है, तो इसका भी आकलन टी से डिस्क्राइब किया जाता है, टी से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।
एन डिस्क्राइब्स, एन पता लगाता है, डिस्क्राइब करता है स्प्रेड ऑफ कैंसर टू नियर बाई लिम्फ नोड। ये पता करता है कि नियर बाई लिम्फ नोड तक तो कैंसर नहीं फैल गया। इसके बाद एम डिस्क्राइब फॉर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस को क्या डिनोट करता है? एम, स्प्रेड ऑफ कैंसर टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है तो उसे एम से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस चित्र के माध्यम से टी स्टेज ऑफ ब्लैडर कैंसर को समझेंगे। फ्रेंड्स, जब कैंसर का शुरुआती चरण होता है तो उसे कहा जाता है CIS। CIS, ठीक है फ्रेंड्स, CIS कहा जाता है। उसमें उस चरण में कैंसर इतना छोटा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद TA स्टेज में इतना हो जाता है, मतलब यहीं पे ये बढ़ेगा, इतना हो जाएगा। फिर T1 स्टेज में इतना हो जाएगा, T2 स्टेज में इतना हो जाएगा, T3 स्टेज में इतना हो जाएगा और T4 स्टेज में इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल T स्टेज है। इसके अलावा एन क्या डिस्क्राइब करता है? एन डिस्क्राइब कैंसर नियर बाय लिम्फ नोड। अगर नियर बाय लिम्फ नोड तक कैंसर फैल जाता है तो उसे एन से डिनोट किया जाता है। एम डिस्क्राइब फॉर मेटास्टेसिस, स्प्रेड कैंसर टू अदर बॉडी पार्ट्स। अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है तो उसे एम से डिस्क्राइब करो, वो और सीवियर स्टेज होगी, वो लास्ट स्टेज। ये सारी, अगर टी की लास्ट स्टेज है, T4 हो गया है, इसके बाद एन भी डिनोट कर रहा है और एम भी डिनोट कर रहा है, तो वो लास्ट स्टेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एम अगर डिनोट करने लगता है तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होती है, जिसे स्टेज 4 कहा जाता है। तो इसमें एम भी इन्वॉल्वमेंट है, एम का मेटास्टेसिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये स्टेज 4 होगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, CIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कार्सिनोमा इन C2, कार्सिनोमा इन C2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक छोटा सा एरिया जिसको इफेक्ट करता है सबसे पहले कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वो छोटे एरिया को अगर स्किन में होता है, आगे हम आगे के क्वेश्चन में स्किन वाले चित्र के माध्यम से हम अलग से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस का पॉसिबल सोर्स क्या है इन सभी में? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, गोट्स या बकरियां। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ब्रुसेलोसिस क्या होता है। ब्रुसेलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय ब्रुसेला स्पीसीज। ये ब्रुसेला स्पीसीज की वजह से होने वाली एक स्पेसियस डिसीज है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, इन्फेक्शियस डिसीज है, ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज भी है। ठीक है फ्रेंड, ये एक ब्रुसेला एक बैक्टीरिया है। ठीक है फ्रेंड, इट इज नोन बाय मैनी अदर्स नेम। इसको बहुत बहुत सारे अदर्स नेम के मतलब नामों से भी जाना जाता है, इंक्लूडिंग जैसे कि रिमिटिंग फीवर, एंडुलेंट फीवर या मेडिटेरनियर फीवर। इसके अलावा मल्टीज फीवर, गिब्राल्टर फीवर या क्राइमीन फीवर, गॉड फीवर और बैंग डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? ब्रुसेलोसिस को। ठीक है फ्रेंड, इतने अदर नामों की वजह से जाना जाता है। गॉड फीवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो इसका जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले मौजूद रहता है किसमें? बकरियों में, उसके बाद इंसानों में प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, brucellosis is name given to a bacterial infection which basically is contracted from animal usually due to consumption of unpasteurized dairy product। अगर अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट यूज किया है किसी व्यक्ति ने तो उसके माध्यम से ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में अगर अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, क्रीम या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल किया है तो ये उसके माध्यम से ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। तो जब ये ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स बॉडी पे मौजूद होते हैं? वो होते हैं फीवर्स, चिल्स, इसके अलावा वीकनेस, लेथार्जी, मसल्स एंड ज्वाइंट एक एंड पेन्स और हेडेक्स। ये सारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं कब?
जब ये बैक्टीरिया ब्रुसोलिसिस का जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैपोसीड सार्कोमा इज सीन इन। कैपोसीड सार्कोमा निम्नलिखित में किन डिसीज में देखा जाता है? ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेन ट्यूमर या ग्लूकोमा? फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉरी, एड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कैपोसीड सार्कोमा क्या होता है। फ्रेंड्स कैपोसीड सार्कोमा इज अ कैंसर, ये क्या है? एक कैंसर है। दैट काजेस लेशंस, लेशंस मतलब फ्रेंड्स एबनॉर्मल टिश्यू, लेशंस मतलब घाव, ये इस टाइप के लेशंस हो जाते हैं स्किन्स में, स्किन में इस टाइप के लेशन हो जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। टू ग्रो इन स्किन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन लाइनिंग माउथ, नोज, थ्रॉट, लिम्फ नोड एंड अदर ऑर्गन, इन सारे ऑर्गन्स में हो जाते हैं, माउथ नोड, थ्रॉट, लिम्फ नोड। ठीक है फ्रेंड्स, और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इस टाइप के घाव हो जाते हैं छोटे छोटे से स्किन में। फ्रेंड्स त्वचा की 4 परतें आपको पता होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसके बाद मसल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्किन लेशंस हैं, इनके जो जड़ हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक फैल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक फैल जाते हैं। इसके बाद ये मसल्स में भी फैलते हैं, मसल्स में भी फैलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या कहा जाता है? कैपोसीड सार्कोमा, ये एक टाइप का कैंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट विथ आयन इलियोस्टोमी इज। इलियोस्टोमी के पेशेंट में कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टर्बेड बॉडी इमेज। ओके फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इलियोस्टोमी क्या होता है। फ्रेंड्स आयन इलियोस्टोमी इज प्रोसीजर इन विच द ल्यूमेन ऑफ इलियम, ल्यूमेन ऑफ इलियम, ल्यूमेन ऑफ इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट ऑफ स्मॉल वावेल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ल्यूमेन ऑफ इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाता है? इज बार थ्रू द अब्डोमिनल वॉल वाया सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग कॉल स्टोमा। इसमें एक सर्जिकल ओपनिंग किया जाता है हमारे एब्डोमेन में। ठीक है फ्रेंड, जिसको कहा जाता है स्टोमा, सर्जिकल ओपनिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड, जिसको स्टोमा के नाम से जाना जाता है। किसमें? इलियम में, छोटी आंत के इलियम में सर्जिकल ओपनिंग की जाती है, जिसको स्टोमा कहा जाता है। ये ओपनिंग क्यों की जाती है आइए जानते हैं। द पर्पज ऑफ इलियोस्टोमी टू इवैक्यूएट स्टूल फ्रॉम द बॉडी, किस लिए इसका पर्पज क्या है? इवैक्यूएट स्टूल फ्रॉम बॉडी, मतलब मल को इस रास्ते से बाहर निकालना, वाया इलियम इंस्टीड ऑफ यूजुअल रूट वाया एनस। ये यूजुअल रूट है, एनस के माध्यम से मल बाहर शरीर से बाहर निकलता है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम स्टोमा के माध्यम से, इलियम के माध्यम से स्टोमा करके, इलियोस्टोमी करके यहाँ से मल को बाहर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे इलियोस्टोमी कहा जाता है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इलियोस्टोमी क्यों की जाती है? इवैक्यूएट स्टूल फ्रॉम दी बॉडी के लिए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑनगोइंग काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन इज नोन एज। पूरी जिंदगी अगर कोई काउंसलिंग चलती है तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंटल काउंसलिंग। डेवलपमेंटल काउंसलिंग सारी जिंदगी, पूरी लाइफ स्पैन चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड एंड बजटेड अमाउंट इज नोन एज। फ्रेंड्स एक्चुअल अमाउंट स्पेंड और बजटेड अमाउंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? फ्रेंड्स जैसे कि बजट आपका 30 रुपये है, किसी चीज़ का बजट मान लो 30 रुपये है, तो वो चीज़ आपको 25 में मिल गई। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कितना रुपये बचा?
+5। ठीक है फ्रेंड, अगर 30 का बजट है और वो तुम्हें मिली 35 में, तो इसमें -5 हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बजट अमाउंट और स्पेंड अमाउंट के बीच के डिफरेंस को वेरिएंस कहा जाता है, वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कॉलपिक्स स्पॉट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। कॉलपिक्स स्पॉट किस में देखे जाते हैं? फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओरल म्यूकोसा में। ओरल म्यूकोसा में कॉलपिक्स स्पॉट देखे जाते हैं। कॉलपिक्स स्पॉट किस टाइप के होते हैं? तो फ्रेंड्स ये है, ये एक कॉलपिक्स स्पॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स क्या हैं। कॉप्लिक स्पॉट और हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोड्रोमल फेज ऑफ मीजल्स। ये क्या है? हाईली कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? प्रोड्रोमल फेज ऑफ मीजल्स की ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? कॉप्लिक स्पॉट्स कैन ऑफ्टन बी आइडेंटिफाई बिफोर ऑनसेट ऑफ रैसेस। रैसेस के मौजूद होने से पहले ही ये दिखाई देने लग सकती है ओरल म्यूकोसा में। ओके फ्रेंड्स, सिंस दे वेयर ओरिजिनल डिस्क्राइब इन 1896। ये सबसे पहले कब डिस्क्राइब हुआ? 1896 में। दीज मिलीमेट्रिक एरिथेमेटियस वाइट और ग्रे स्पेक्स ऑन द बक्कल म्यूकोसा हैव बीन रिगार्डेड एज पैथोग्नोमोनिक फीचर ऑफ मीजल। ये क्या है? पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ मीजल्स के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे मिलीमेट्रिक टाइप के ओरल म्यूकोसा में ऐसे घाव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाइट और ग्रे कलर के पेक्स होते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन एजुकेशनल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय टू असिस्ट देम इन लर्निंग एंड स्किल इंप्रूवमेंट। एक एजुकेशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जा रही है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, अपने एम्प्लॉय के लिए, उसकी लर्निंग और स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। तो उसको क्या कहा जाएगा वन वर्ड्स में? फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन सर्विस एजुकेशन। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का जो ऑनर है, मालिक है, वो आपके स्किल और लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए क्लासेस कंडक्ट करवाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इन सर्विस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन इज नोन एज। अगर किसी एक ही वर्ड या फ्रेजेस को बार बार दोहराया जाता है, सेंसलेस तरीके से बार बार दोहराया जाता है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? फ्रेंड आप लोगों ने बहुत सारे बूढ़े जो एजेड पर्सन्स हैं या में देखा होगा इस टाइप का सेंसलेस फ्रेजेस या वर्ड को बार बार दोहराया जाता है, तो उसको वन वर्ड में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर है, वर्बिजरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, वर्बिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, ए मेथोडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द एनर्जी वेक्टर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ ग्राफ इज नोन एज। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के मेथोडोलॉजी को ट्रैक करने के लिए किसी मतलब सोशल ग्रुप में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? तो फ्रेंड्स वो है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, सोशियोमेट्री। उसे कहा जाएगा, उस ग्राफ को सोशियोमेट्री कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन
मेडिकेशन क्या होगा? तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरिया रोधी ड्रग्स है, बैक्टीरिया को रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके प्रजनन दर को कम करता है, उसको रोकता है। ठीक है फ्रेंड, जबकि ये सारी जो हैं ए बी एंड डी ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हैं, ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, मारते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब ट्यूबरकुलोसिस की नेक्स्ट स्टेज आती है, फर्स्ट लाइन के ऊपर जब ट्यूबरकुलोसिस जाता है तो ये सारी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए सेबोरिक क्लस्टिंग ओवर द स्काल्प ऑफ न्यूबॉर्न इज नोन एज। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इसको क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर है, क्रेडल कैप कहा जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड, क्या कहा जाएगा? क्रेडल कैप। आइए जानते हैं क्रेडल कैप होता क्या है। क्रेडल कैप काजेज क्लस्टी और आयली स्केली पैचेज ऑन द बेबी स्कॉल्प। बेबी स्कॉल्प में क्लस्ट्री और ऑयली पैचेज हो जाते हैं, आप जिसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। द कंडीशन इज नॉट पेनफुल और इची। ये कंडीशन पेनफुल नहीं होती और इसमें खुजली भी नहीं होती, बट इट कैन काजेज थिक वाइट और येलो स्काल्प्स दैट आर नॉट इजीली रिमूव्ड। इसमें वाइट और येलो टाइप की स्कैल्स हो जाते हैं जो कि जल्दी से रिमूव नहीं हो सकते। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इसको रिमूव होने में काफ़ी दिन या महीने लग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने आप ही रिमूव हो जाता है। क्रेडल कैप यूजुअली क्लीन अप इट्स ओन, ये अपने आप ही हो जाता है, क्लीन अप ऑन इट्स ओन इन वीक्स और फ्यू मंथ। कुछ वीक्स, कुछ सप्ताह या महीनों में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। होम केयर मेजर इसका होता है, होम रिमेडी इसकी होती है वॉशिंग योर बेबीज स्काल्प। बच्चे का या बेबी का जो सर है उसको माइल्ड शैम्पू से वॉश करना, ये इसका होम रिमेडी है। दिस कैन हेल्प यू लॉसन एंड रिमूव द स्काल्प्स। इससे क्या होगा, लूज हो जाएगा, ये जो क्रेडल कैप है वो लूज हो जाएगा और धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। डोंट स्क्रैच क्रेडल कैप, इसको स्क्रैच नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें ऐसे से स्क्रैच नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट क्या है? फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये समझ लें कि ल्यूकेमिया क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कर सकते हैं तुरंत। फ्रेंड ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीमोथेरेपी का। ठीक है फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया के सिम्टम्स आप देख सकते हैं, फीवर होता है, न्यूजिया होता है, फैटिक रहता है, स्किन रैशेस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो कि हमारे बोन मैरो में भी होता है। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ बॉडीज ब्लड फार्मिंग टिश्यू। ब्लड फार्मिंग टिश्यू में बॉडी के ब्लड फार्मिंग टिश्यू में अगर कैंसर हो जाता है तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। इंक्लूडिंग द बोन मैरो, ये इंक्लूड करता है बोन मैरो को। ठीक है फ्रेंड, एंड लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, बोन मैरो और ब्लड फार्मिंग टिश्यू में अगर कैंसर होता है तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया एग्जिस्ट, बहुत प्रकार के ल्यूकेमिया एग्जिस्ट करते हैं। सम फॉर्म ल्यूकेमिया आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, कुछ टाइप के ल्यूकेमिया बच्चों में कॉमन होते हैं। अदर फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, कुछ टाइप के ल्यूकेमिया एडल्ट्स में कॉमन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।